दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को अब यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं। नगरीय योजना। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के यदि मकानों की और जो वहाँ का पूरा जो नगर था उसकी स्ट्रक्चर को यदि आप देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर तीन प्रमुख, एक तो शासक वर्ग, दूसरा जिसे वणिक वर्ग, वणिक या व्यापारी कहना सही रहेगा, व्यापारी वर्ग, और तीसरा श्रमिक वर्ग। ये तीन वर्ग रहते थे। और जो यहां का जो नगर का स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का था नगरीय स्ट्रक्चर इस तरह का था कि जो ऊंचा क्षेत्र था यहां पर तो शासक वर्ग रहता था और जो बाकी दोनों वर्ग थे, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग, वो नीचे रहते थे। व्यापारी और श्रमिक। तो इस बात से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्थात कोई न कोई भेदभाव यहां पर एग्जिस्ट करता था। अब वो चाहे सामाजिक स्तर का हो सकता है, चाहे वो आर्थिक स्तर का हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी वो पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई थी, लेकिन रंगपुर और कालीबंगा इसका अपवाद है। रंगपुर और कालीबंगा इसका अपवाद है। और आपको पता है कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ आपको पता है राजस्थान का जिला है। रंगपुर ये गुजरात में है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में है। तो यहां पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। अब दोस्तों अभी हमने देखा है नगरीय योजना। अब हम देखेंगे इसका यहां पर किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती थी, यहां का धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले यहां की भाषा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी उसके अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। और लेकिन जो उसके अवशेष मिले हैं, जो उसके चिन्ह मिले हैं, उनको देखकर एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें कुछ पिक्टोग्राफिक फॉर्म में कुछ संकेत मिलते हैं। पिक्टोग्राफिक, जिसे चित्रात्मक भी कहा जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको बाएं से नहीं, दाएं से बाएं लिखा जाता है। और जो ये पद्धति है इसको ब्रुस्टोफेडन बोलते हैं। ब्रुस्टोफेडन कहा जाता है। और इसमें जो चिन्ह मिले हैं अभी तक वो 64 चिन्ह मिले हैं। और उनमें जो सबसे ज्यादा जो संरचना मिली है वो मछली आकार में मिली है। तो कुल मिलाकर आप ये बात कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां की जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी। अब देखते हैं हम वहां का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ। दोस्तों सामाजिक जीवन की यदि बात करें
तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बात यह है कि यहां पर मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। अब मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, इसको इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहां पर जो कुछ मूर्तियां मिली हैं तो वो उनमें ज्यादातर वो देवी की मूर्तियां हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो स्त्रियों की और जो स्त्रियों के सम्मान की ओर ज्यादा झुकाव था उनका, इसलिए वहां की जो सामाजिक व्यवस्था है वो मात्र सत्तात्मक। दूसरी बात, यहां के जो लोग थे वो कुछ शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। तीसरी बात, यहां के जो लोग थे मनोरंजन के लिए चौपड़ पासा खेल खेलते थे। चौपड़ पासा, ये चौपड़ पासा जो है ये कुछ शतरंज से मिलता जुलता खेल है। ये चौपड़ पासा खेलते थे, मतलब ये मनोरंजन भी करते थे। और महिलाएं जो थी वो साज सज्जा पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। मेल और फीमेल दोनों ही आभूषण पहनते थे। और आपको पता है चन्नूड़ो नाम का जो स्थान है वहां से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, और चन्नूड़ो पाकिस्तान में है। अब जो वहां का जो आदमी जैसे मरता है, मरने के बाद में जो क्रियाक्रम की व्यवस्था थी वहां पर तीनों के तीनों प्रकार के, जैसे दाह संस्कार का भी कुछ अवशेष मिले हैं, और कुछ जिसे बोलते हैं दफन करना, कुछ दफनाने के भी मिले हैं। और यहाँ के इन चीज़ों को देख करके एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। तो ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। अब दोस्तों हमने यहाँ का सामाजिक जीवन देख लिया है, अब हम देखते हैं यहाँ का आर्थिक जीवन। दोस्तों अब बात करते हैं हम हड़प्पा के आर्थिक जीवन के बारे में। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है ये पूरी ही एक व्यापारी वर्ग की ओर इशारा करती है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर कृषि अच्छी खासी होती थी। कृषि अच्छी खासी होती थी। अब कृषि में देखो गेहूं, मटर, राई, जौ, बाजरा, चावल, कपास, इनकी खेती होती थी। अब एक कपास के बारे में ध्यान रखना, ये दुनिया को जो देन है कपास की ये हड़प्पा ही है। ये इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान देना, यहां से कई बार सवाल बनता है। अब इसके अलावा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे। तो अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए उस समय पर दो ही व्यवस्था थी, या तो पानी के रास्ते या फिर स्थलीय मार्ग का इस्तेमाल करते थे। तो रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा ये प्रमुख यहां के सी पोर्ट थे। सी पोर्ट मतलब बंदरगाह थे यहां के। अब ये जो थे, ये हड़प्पा सभ्यता थी, इसके मेसोपोटामिया, और इसके अलावा जो मिस्र की सभ्यता थी उससे भी संबंध थे, उससे भी ये ट्रेड वगैरह करते थे। अब इसके अलावा यहां पर कुछ उद्योग के भी साक्ष्य मिलते हैं।
अब उद्योग में खासकर जो हैंडीक्राफ्ट का जो काम है, हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं जिसमें मशीनरी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो हैंडीक्राफ्ट के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। तो आप एक मोटा मोटी तौर पर यह बात बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो वर्तमान से कुछ खास भिन्न नहीं था। बस ये है कि वर्तमान में हमने ये काम होते हैं, बस इसमें मशीनरी को ऐड कर दिया है, इसके अलावा कोई खास फर्क नहीं था। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ का राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ खास स्पष्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे जो अपने काम धंधे में व्यस्त थे, तो पूर्ण रूप से ये तो नहीं कह सकते कि ये जो बात कही गई है पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन हाँ कुछ साक्ष्य उसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हंटर महाराज और व्हीलर महाराज, इनका नाम आपने सुना होगा, ये दोनों हिस्टोरियन हैं। इन दोनों के हिसाब से यहां पर जो राजनीतिक जिनके हाथ में सत्ता थी वो व्यापारी वर्ग ही था। व्यापारी वर्ग, कई जगह इसके लिए वणिक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, वणिक वर्ग। और जो व्हीलर भाई साहब थे, व्हीलर भाई साहब ने यह कहा था कि व्यापारी वर्ग का तो था लेकिन उसमें धर्म भी जुड़ा हुआ था। अब क्योंकि धर्म को आदमी सुप्रीम पावर मानता है, तो फिर धर्म के डर से आदमी गलत रास्ते पर जाता नहीं है। तो जब राजनीतिक जीवन में व्यापारी वर्ग तो शासन करता था और धर्म को भी मानता था, तो फिर वो शांति की तरफ बढ़ेंगे। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे, उनका कोई झगड़ा वगैरह, आपस में कलह वगैरह कुछ ऐसी इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं धार्मिक जीवन। इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। अब जो यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो बहुत धार्मिक लोग थे, वो धर्म में विश्वास करते थे, मतलब धार्मिक लोग थे। अब ये धर्म में विश्वास करते थे, तो मतलब ये धार्मिक लोग थे। इसके अलावा ये शिवलिंग की भी पूजा करते थे, और शिवलिंग की आज भी पूजा करते हैं हम। इसके अलावा भगवान पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे ये। इसके अलावा ये कर्मकांड भी करते थे, मतलब कुछ तंत्र वंत्र के भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो ये कुछ तंत्र क्रियाएं भी करते थे। इसके अलावा ये प्रकृति की भी पूजा करते थे। अब प्रकृति में सूर्य, जल, पृथ्वी, इन सभी की ये पूजा करते थे। इसके अलावा ये वृक्षों की भी पूजा करते थे। इसके अलावा ये पशुओं की भी पूजा करते थे, जिसमें सांप, गाय, सांड इत्यादि की पूजा करते थे। अब यदि आप इन सभी को यदि देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये सभी वर्तमान में किस धर्म में दिखाई देते हैं। तो वर्तमान में ये सारे के सारे हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहां पर जैसे आपने ये बात देखी होगी कि हमारे स्वास्तिक का खूब सभी जितने भी शुभ काम होते हैं वहां पर स्वास्तिक का खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो स्वास्तिक का भी यहां पर साक्ष्य मिला है। और इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे,
इसके अलावा यहाँ के लोग अग्नि की भी पूजा करते थे, और जो कालीबंगा है यहाँ पर कुछ अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कुछ यज्ञ क्रिया वगैरह भी करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे। दोस्तों इसमें हम एक बात लेना भूल गए थे, इसके कालखंड की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके कालखंड की बात कर लेते हैं। अब इसमें कालखंड में यदि आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे मत हैं। एनसीईआरटी कुछ बोलती है, दूसरी गाइड बुक कुछ और बोलती हैं, और रिसेंटली रिसर्च पेपर कुछ और बोलते हैं। जो रिसेंटली रिसर्च पेपर हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 8000 वर्ष से भी पुरानी है, 8000 वर्ष से पुरानी है। लेकिन जो एनसीईआरटी वगैरह हैं वो लगभग 2200 वर्ष पुरानी मानते हैं इसको। ईसा पूर्व की बात है ये। अब जो ये कालखंड था इसको कांस्य युगीन कहा जाता है, ये कांस्य युगीन की बात है, कांस्य युग की बात है। अब आपको पता होगा कांस्य किसे कहते हैं, कांस्य क्या होता है, कांस्य जिसे कांसा भी कहा जाता है। अब कांसा होता है क्या, कांस्य पदक नाम सुना होगा आपने, ब्रॉन्ज मेडल जिसे बोलते हैं, तो ये ब्रॉन्ज है। अब ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन। कॉपर होता है 29, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, और ये होता है 50। इसके अलावा मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बता देता हूं, कांसा इसके साथ इसके अलावा एक और धातु होती है, पीतल बोलते हैं इसे, पीतल जिसे ब्रास बोलते हैं। ब्रास में और कांसे में फर्क ये होता है कि जो कांसा होता है उसमें Cu प्लस Hn होता है, और पीतल में Cu प्लस Zn होता है। Cu होता है 29 और Zn होता है 30। अब ये इसका कालखंड है, और जो ये गणना की गई है वो कार्बन डेटिंग प्रणाली के जरिए की गई है, कार्बन डेटिंग प्रणाली। अब यदि आप कार्बन डेटिंग प्रणाली को समझने जाओगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये कंप्लीटली साइंस का टॉपिक है, तो उसकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो इसका लास्ट पोर्शन बचता है वो बचता है कि इसके जो प्रमुख स्थल हैं और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, और उसके बाद में फिर जो अंत में होगा कि इसका पतन के प्रमुख कारण क्या थे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।